गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में। हम लोग आज 18 दिसंबर 2024 के महत्वपूर्ण न्यूज़ पर कवर करेंगे, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं पीआईबी के महत्वपूर्ण सोर्स को, राष्ट्रीय जागरण जो दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण उसके महत्वपूर्ण न्यूज़ को, जनसत्ता के महत्वपूर्ण न्यूज़ को और पीटीआई के महत्वपूर्ण न्यूज़ को, जो आपके लिए यूजफुल होगा यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस के लिए। सबसे महत्वपूर्ण जो आज का टॉपिक है, एक देश एक चुनाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट पर, उसके साथ महत्वपूर्ण आंसर राइटिंग प्रोग्राम को भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं टॉपिक आप लोग के लिए क्या लेकर आया गया है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के चीज़ों को कवर करते हुए। तो आज का टॉपिक है एक देश एक चुनाव का विधेयक लोकसभा में पेश किया गया है और इससे संबंधित महत्वपूर्ण आयाम देखने को मिल रहा है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके एग्जाम के लिए पीटी मेंस इंटरव्यू तीनों स्तरों पर यह उपयोगी होगा। साथ ही साथ संयुक्त संसदीय समिति की चर्चा हो रही है, तो इस सभी आयामों पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत चीन सीमा विवाद के अस्थायी समाधान पर वार्ता आयोजित की जा रही है। तो एक लंबे समय के बाद यह चीज़ें अपडेट हो रही हैं। साथ ही भारत चीन सीमा विवाद क्या है, इन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कम मांग से जूझ रहा है बंगाल का जूट उद्योग। तो यह उद्योग, भारतीय जूट उद्योग को कैसे यह समस्या उत्पन्न कर रही है, साथ ही इसके मांग और डिमांड और सप्लाई के कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे और इसके महत्वपूर्ण आयामों को देखने का प्रयास करेंगे। नमो दीदी योजना पर कुछ अपडेट हुए हैं, तो उसे भी हम लोग एक नज़र देखते हुए चलेंगे। साथ ही नमो दीदी ड्रोन योजना क्या है और महत्वपूर्ण इसके एमसीक्यू को भी देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका मेंस ओरिएंट रहेगा, जिसमें हम लोग देखेंगे कि भारत में सुरक्षा संबंधी एआई चुनौतियां अपनाने में बड़ी बाधा कौन कौन सी है, इसके पक्ष और विपक्ष के मुद्दों को देखेंगे। साथ ही साथ एआई कॉन्सेप्ट किस रूप से हमें लाभ दे सकता है, इन सभी आयामों पर चर्चा करेंगे। ड्रोन के क्षेत्र में बड़ा खिलाड़ी बन सकता है भारत, यह लगातार चर्चा का विषय है। तो यह इससे संबंधित जो भी अपडेट हुए हैं उसको हम एक नज़र देखते हुए आज के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। और आपका एडिटोरियल और ऐसे के कॉन्सेप्ट में हम एक बात करने वाले हैं, जहां पर संवेदना के आयाम किस रूप से आपको एक बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण करता है आपके अंदर, और साथ ही साथ समाज और राष्ट्र निर्माण में यह कैसे एक सकारात्मक व्यक्तित्व का निर्माण कर रहा है। तो इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे आज के महत्वपूर्ण न्यूज एनालिसिस में। तो उससे पहले हम कुछ जो आप लोगों के लिए न्यूज पेपर एनालिसिस कराया जा रहा है, उसके लिए आप लोग को प्राइम बैच और बेसिक बैच क्या है इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग के लिए देखिए, सबसे पहले प्राइम बैच में डेली पीपीटी आपको क्लास के जस्ट कुछ घंटे के अंदर उपलब्ध करा दिया जाता है। डेली क्लास नोट आपको उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें आप लोग को A4 साइज उपलब्ध कराया जाएगा पीडीएफ, जिसमें आप इसका क्या कर सकते हैं, इसको प्रिंट आउट करके अपने सोर्स को और इनरिच कर सकते हैं। डीएमपी अर्थात डेली मेंस आंसर राइटिंग आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा, जिसके आधार पर आप अपना खुद का पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे आपके अंदर हो रहा है, कैसे इंप्रूव कर पा रहे हैं मेंस आंसर राइटिंग के लिए, इन सभी आयामों को आप देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है यह, जिसमें आपको 1-to-1 डाउट सॉल्विंग सेशन मेरे द्वारा दिया जाएगा और यह जो आप आंसर राइटिंग करेंगे उससे संबंधित होगा, और उसके एग्जाम पैटर्न को कैसे बदल रहे पैटर्न के आधार पर हम अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकें, इन सभी मुद्दों पर हम उस सॉल्विंग सेशन में करेंगे। इसके अर्थात आपको एक आंसर फॉर्मेट भी दिया जाएगा, जो शॉर्ट फॉर्मेट के तौर पर हम इसे देखते हैं। आप जो मेंस आपका क्वेश्चन होगा जिस पर हम प्रैक्टिस डेली एक करा रहे हैं, उसका कुछ क्रिप्स नोट्स भी आपको उपलब्ध कराएं, ताकि कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें आपके पास उपलब्ध हो उस टॉपिक से, और जब एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आए तो आपके पास सोर्स की कमी ना हो। तो ये सारी प्राइम बैच में आपको उपलब्ध कराई जाएगी और यह अवेलेबल होगा केवल युक्ति है इसके ऐप पर। तो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिंक उपलब्ध कराए गए हैं, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। बेसिक बैच में जो होगा इसका डेली न्यूज एनालिसिस का, तो ध्यान रखिएगा इसमें केवल आपको डेली पीपीटी उपलब्ध कराया जाएगा आपको क्लास के 1 घंटे के बाद। बाकी जो चीज़ें हैं, डेली क्लास नोट्स है, डीएमपी 1x1 सेशन डॉट सॉल्विंग सेशन, आंसर के जो आंसर राइटिंग का जो क्वेश्चन होगा उसके लिए जो फॉर्मेट दिया जाएगा वो इस बेसिक बैच में उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। इसके वीडियो आपको अवेलेबल होंगे युक्ति आई इसके यूट्यूब चैनल पर, तो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो फ्री आप चीज़ें जो बच्चे एफर्ट नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए भी उपलब्ध कराया गया है। तो हम दोनों चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, तो इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। इसका फी स्ट्रक्चर मात्र क्या रखा गया है, प्राइम बैच के लिए जो बेस रेट था 999, तो उसको ऑफर के साथ 599 किया गया है। आप इसे
प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ बेसिक बैच के लिए जो बेस प्राइस रखा गया था 599, जो उसको फ्री रखा गया है, तो आप इसे कोर्स वैलिडिटी 12 मंथ के साथ आप प्राप्त कर सकते हैं। इसे स्कैन करके आप हमारे चैनल को, हमारे युक्ति आई इसके ऐप प्लेटफॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप ज़रूर इसे स्कैन कर लीजिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं डीएमपी क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण समझने के लिए, तभी आप चीज़ों को आगे बढ़ा पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट समझिएगा, डेली मेंस प्रैक्टिस आपको इस माध्यम में कराया जाएगा, जिसमें आपको दैनिक आधार पर मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन को कैसे, प्रश्न जो उपलब्ध कराया जाएगा उसको कैसे अपने एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण बनाना, अपने इंटरनल और एक्सटर्नल जो आपका इकोसिस्टम है तैयारी करने का, उसको कैसे हम और भी बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही प्राइम बैच पर और बेसिक बैच दोनों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा क्वेश्चन। हालांकि प्राइम बैच के लिए ध्यान रखिएगा, आपको यह 1 by 1 सेशन उपलब्ध कराया गया है। और 1-to-1 मेंटरशिप क्या है, इसमें सिर्फ प्राइम बैच के वालों के लिए यह उपलब्ध कराया गया है, जहां पर मेरे द्वारा मेंटरशिप आपको दिया जाएगा। तो लगातार जो एक्सपीरियंस होल्ड मैंने किया है इस क्षेत्र में, तो आप उसका अधिकतम लाभ ले सकते हैं। और उत्तर लेखन में सहायता यह होगा, जो एक्सपीरियंस मेंटर होंगे उसके माध्यम से भी आपको क्या कराया जाएगा, मेंटरशिप कराया जाएगा। देखिए डीएमपी का मूल्यांकन मेरे द्वारा कराया जाएगा, जो हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस का है। बाकी जो आपको जो भी कोर्स चलाया जा रहा है उसके लिए मेंटर अलग से है। ध्यान रखिएगा, मॉडल उत्तर भी इसके लिए आप लोगों को मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत उपलब्ध कराएगा, ताकि आप इन चीज़ों को और भी इफेक्टिव बना सके। साथ ही साथ चीज़ों को हम अगर इस प्रकार से देखते हैं, तो आप लोग हमारे विभिन्न प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, जैसे टेलीग्राम चैनल से है, यूट्यूब के चैनल से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, फेसबुक से आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमें सपोर्ट करने की आवश्यकता है। जिस तरीके से हम आप लोगों के सामने चीज़ों को लेकर आ रहे हैं, तो आपका सपोर्ट बनता है। तो चलिए हमें युक्ति इसको सपोर्ट कीजिए, ए टू सक्सेस को। साथ ही साथ हम बात करते हैं प्रीलिम्स का, जो अभ्यास के लिए दैनिक एमसीक्यू लेकर आया है। उसमें पहला टॉपिक है, देखिए अभी 2 4 5 साल आपको याद रखना है। एग्जाम के पैटर्न में आप रहेंगे तो आपको एक देश एक चुनाव महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह 2026 तक के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक बना रहेगा। तो जितने बच्चे 2026 तक देने वाले हैं, आप उन सारे टॉपिक में से ये महत्वपूर्ण टॉपिक को अभी से सिलेक्ट करके रखिएगा। यहाँ पर क्या है कि एक देश एक चुनाव विधेयक लोकसभा में क्या किया गया है, आपको पेश किया गया है। तो यहाँ पर कुछ मत विपक्ष में 198 मत पड़े हैं और 269 मत इसके समर्थन में पड़े हैं। तो ध्यान रखिएगा, मगर संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत जुटाने की चुनौती मद्देनजर संविधान संशोधन विधेयक संयुक्त संसदीय समिति पर भेजने का हामी भरी गई। तो देखिए यहाँ पे एक टर्मोलॉजी पूछा जा रहा है, संयुक्त संयुक्त जो संसदीय समिति क्या है। संसदीय समिति, आपको यहाँ से एक पॉइंट निकलता है जो आपको यहाँ पे पीटी और मेंस दोनों जगह उपयोग करेगा। और यह जो होगा संविधान जो 129वां संशोधन विधेयक था, जो इसे पेश किया गया। अब यहाँ ध्यान रखना है कि इसके अतिरिक्त कुछ बातें की गई है, जो कानून मंत्री है अर्जुन राम मेघवाल, उनके द्वारा बातें की गई। राज्यों के प्राप्त शक्तियों में कोई छेड़छाड़ नहीं करता है। तो यह सरकार के तरफ से पहले इंश्योर कर दिया गया है कि जो संघवादी स्वरूप है उसमें परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात राज्य और परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात राज्य जो केंद्र की है, केंद्र सरकार का जो अधीनस्थ है, राज्य सरकार जो राज्य की सरकारें हैं, ध्यान रखिए उसके बीच शक्ति का जो संतुलन बना के रखा गया है संविधान में, वो यथास्थिति बनाए रखा जाएगा चुनाव के मामले में। ऐसी बातें पहले ही सरकार और उसके समक्ष जो मंत्रीगण है वो बातें कर रहे हैं। तो आपको इस संदर्भ में पहले इंश्योर हो जाना है कि इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट आपसे ज़्यादा पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। साथ ही साथ कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट जो विरोध में किए जा रहे हैं उसको हम बाद में देखेंगे। साथ ही साथ ध्यान रखिए, जो विधेयक पेश किया गया उसमें 3 केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव भी लोकसभा के साथ चुनाव का प्रावधान करा गया है। ऐसी बातें इसमें की गई, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या है, क्या किस प्रकार के शासन व्यवस्था अपनाई जाती है, 2 विधायिका की शासन व्यवस्था है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसके लिए कानून मंत्री आपको दोनों विधेयक को पेश किए हैं, इसके आधार पर कुछ चीज़ें अपडेट हुई। यहाँ पर कुछ चीज़ों को आपको समझने की आवश्यकता है। देखिए कुछ टर्मोलॉजी यूज किया गया है। देखिए इस विधेयक में संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत पर हमला नहीं करता है। तो कौन कौन से संविधान के मूल सिद्धांत उस पर हमला नहीं कर सकता, यहाँ से आपको डायरेक्ट
आपको मेंस में यहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर न्यायिक समीक्षा की बात हो रही है, संविधान के संघीय चरित्र की बात हो रही है, शक्तियों के पृथ्वीकरण की बात हो रही है, पंथ निरपेक्ष स्वरूप की बात हो रही है, संविधान की सर्वोच्चता जैसे सिद्धांत नहीं बदले गए हैं, और विपक्ष की जो आपत्तियां है राजनीतिक प्रकृति की, ऐसी बातें की जा रही, तो वो तो अलग बात है। पर आपको यह सिद्धांत जरूर याद कर जाने हैं कि जहां पर कौन किस प्रकार की जो प्रवृत्तियां हैं इस एक्ट में जो आ रहा है, एक्ट लाया गया है, उससे बदलेगी नहीं। जो विवाद का कारण कमोवेश विपक्षी या उस प्रकार के विचारधारा वाले लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं वो रख रहे हैं, तो सरकार पहले ही इंश्योर कर रही है कि हम संघीय चरित्र को प्रभावित नहीं करेंगे। अर्थात इस प्रकार से हम यह भी बोल सकते हैं मूल ढांचा जो हमारा संविधान का वो भी प्रभावित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मूल ढांचे की जितनी बातें की गई जा रही है, मूल ढांचे सिद्धांत में हमारा जो है वो इस एक्ट के आने के बाद, एक देश एक चुनाव के लागू हो जाने के बाद भी नहीं बदलेगी। तो आपको यहाँ से प्रश्न टैली अर्थात शब्द को टैग करके प्रश्न बनाए जा सकते, इसके लिए भी तैयार रहिएगा। तो आपका जो प्रश्न होगा केवल ये सिंपल प्रश्न नहीं बन सकता है मेंस के लिए, और यूपीएससी का मेंस हो, यूपीपीसीएस का मेंस हो, बीपीएससी का मेंस हो, तो आप लोग को क्या करना है, या अदर स्टेट और भी एमपीपीसीएस, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जो भी है, जो भी पीसीएस आप दे रहे हैं, तो ध्यान रखिए मेंस में अगर ये क्वेश्चन बनाया जाए तो केवल सिंपल क्वेश्चन नहीं होगा, एक देश एक चुनाव के लाभ क्या है या इसके आने वाले समय में क्या भविष्य बन सकता है, ये नहीं होगा। इन शब्दों का प्रयोग करके आपको प्रश्न बनाया जा सकता है, तो पहले से यह आप तैयार रहेंगे। चलिए आगे बात करते हैं इसके अंदर में। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा क्या बातें की जा रही है। देखिए 2 सितंबर 2023 को क्या हुआ था कि जो पूर्व राष्ट्रपति हमारे हैं रामनाथ कोविंद जी, उनके नेतृत्व में एक राष्ट्र एक चुनाव अर्थात वन नेशन वन इलेक्शन अर्थात ONOE कॉन्सेप्ट को क्या किया, उसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति को गठित किया गया। क्या हमारे देश में पुनः वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आ सकता है? इसके लिए विशेषज्ञ कमेटी गठित की गई थी, जिसमें अभी क्या हुआ 191 दिनों में शोध कार्य करते हुए 18,626 पृष्ठों का एक रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को यह समर्पित कर दिया गया। तो जो यह समिति थी उसने अपनी अनुशंसा कर दी है। उसके बाद यह विधेयक के तौर पर लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। यह बातें अब संयुक्त संसदीय समिति तक पहुंच गई है। तो यह इसके संदर्भ बहुत व्यापक है, तो वहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस समिति के सदस्य कौन है? तो पीटी फैक्ट में आपको याद रखना अमित शाह इनके सदस्य है, और कौन कौन मंत्रालय इनके पास है यह जरूर याद रखना, क्योंकि एग्जाम में बीपीएससी का एग्जाम हो, यूपीपीसीएस का एग्जाम हो या अन्य स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, एक क्वेश्चन तो यहाँ से पूछा जाता है पद और मंत्री से। इस बार भी बिहार में पूछा गया कपड़ा मंत्री के बारे में, तो बहुत से बच्चों ने गलत लगा दिया। तो यह ध्यान रखने की जरूरत है, जो चर्चा का पद होता है, जो हमेशा चर्चा में, वहां से प्रश्न बनते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर इसको याद रखिएगा, जब भी आए इस प्रकार के टॉपिक तो मंत्री का नाम जरूर लिख देना है। गुलाम नबी आजाद, वो राज्यसभा के विपक्ष के पूर्व नेता थे, उनको बनाया गया था। एनकेसी जो 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे, उनको यह सदस्य बनाया गया था। डॉक्टर सुभाष कश्यप, ध्यान रखिएगा, जो पूर्व महासचिव भी रह चुके हैं लोकसभा के। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है आपको कि डॉक्टर सुभाष कश्यप भारत के किस पद पर नियुक्त रह चुके, तो पूर्व महासचिव लोकसभा के रह चुके। और आप पॉलिटी की किताब पढ़ते डॉक्टर सुभाष कश्यप, तो उनका नाम कौन नहीं जानता है। तो आप समझ के देख सकते हैं कितने महत्वपूर्ण व्यक्तियों का एक संगठन समिति बनाई गई थी। हरीश साल्वे, ध्यान रखिए, हरीश साल्वे वरिष्ठ अधिवक्ता, और संजय कोठारे पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त, उनको यह ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अर्जुन मेघवाल कर लीजिएगा, अर्जुन राम मेघवाल, जो वर्तमान उस समय राज्य मंत्री हुआ करते, स्वतंत्र प्रभाव के कानून मंत्री, ध्यान रखिएगा, उनको क्या किया, विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया था। डॉक्टर नितेंद्र चंद्र, जो इसके सचिव के तौर पर कार्य कर रहे थे। ध्यान रखिएगा, इन सभी पीटी फैक्ट को कवर कर लेने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त क्या बात करनी है, पूर्ववर्ती स्थिति क्या थी, क्या हमारे देश में एक राष्ट्र एक चुनाव पहले से था या यह पूर्णतः नया कॉन्सेप्ट है। तो यह बिल्कुल यह इस प्रकार से हम बोल सकते हैं, इसको कोरी कागज कल्पना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं कि यह नई धारणा है। पहले भी हमारे देश में चुनाव हुआ करते थे। कैसे? एक राष्ट्र एक देश एक राष्ट्र एक चुनाव के कॉन्सेप्ट पर, जहां हम बात करते थे क्या कि जहां पर केंद्र में भी सरकार एक हुआ करती थी और राज्यों की भी सरकार एक हुआ करती, एक ही पार्टी की। तो यह बहुत ही क्या थी, बहुत ही समान धारणा के आधार पर यह शासन प्रशासन चल रहा था। पर आप 1967 के बाद जब राज्यों में केंद्र के विपरीत सरकारें बनने लगी, तो कुछ ही सालों में, एक दशक में ही यहाँ पर विरोधाभास होने लगा। विरोधाभास किस रूप से? विचारों का, अवसर की राजनीति,
के आधार पर जो प्रतिक्रिया होती है, विरोधाभास होता है। फिर विकास के मुद्दे पर उसके अतिरिक्त और भी क्या होने लगी, विरोधाभास किस मुद्दे पर, आपको संघवादी प्रवृत्ति में हस्तक्षेप की बात होने लगी, क्योंकि शक्ति संतुलन क्या हुआ, शक्ति का संतुलन गड़बड़ाने लगा केंद्र और राज्य के बीच। यहाँ पर टसन टसन राज्य और केंद्र में चलने लगी, जो वर्तमान में भी, ऐसा नहीं कि वर्तमान में ही टसन केवल केंद्र और राज्य के बीच होता है। अगर हम 7वीं अनुसूची की बात करें, जहां पर 3 विषयों की बात होती, या हम समवर्ती सूची की बात कर लें, संघ सूची की बात कर लें, राज्य सूची की बात कर लें, वहां भी टसन देखने को मिलेगा। साथ से साथ जब हम आपको न्यायिक आपको संतुलन की बात कर ले, विधायी संतुलन की बात कर ले, वित्तीय संतुलन की बात कर ले, सभी जगह केंद्र और राज्य के टसन रहते हैं, जिसका आपको असर देश के आम जनता पर पड़ता है, उसके शासन व्यवस्था पर पड़ता है, उसके इकोसिस्टम पर पड़ता है। तो यह 1967 तक लगातार आपको क्या था कि जब केंद्र में एक सरकार, राज्य में एक सरकार, एक ही पार्टी की सरकार हुआ करती थी, तो वहां पर तो चीजें सही हुई, उसके बाद यह स्थितियां बदलने लगी। उससे पहले ध्यान रखिएगा, जब 1957, 62 और 1967 के आयोजित अगले 3 आम चुनावों में जारी रहा। प्रथम आम चुनाव में इस तरह की स्थिति बनी रही, पर 1968 और 1969 में कुछ विधानसभा के समय पूर्व विघटन के कारण यह स्थिति हुई, क्योंकि वह केंद्र और राज्य की सरकारें अलग अलग हो गई। उसके बाद 1970 में स्वयं लोकसभा का समय पूर्व विघटन हो गया, तो यह भी स्थिति हो गई कि 1971 के बाद नए चुनाव कराए गए। तो यह कहीं ना कहीं सिलसिला क्या हुआ, बाधित हो गया, वर्तमान तक यह बाधित है। इससे क्या लाभ क्या हानि होता है आप लोगों को पहले भी बताया गया है, पर यहाँ पर ध्यान रखना, 1970 के बाद 70 तक की प्रथम, द्वितीय और तृतीय लोकसभा और 5 साल का नियत कार्यकाल पूरा किया, और उसके साथ राज्य और केंद्रों में एक साथ चुनाव कराए गए थे। इन सब मुद्दे तो पहले से हो रहा है। इसके अतिरिक्त विश्व में क्या ऐसी स्थिति है, यह भी आपको जानने की आवश्यकता है। क्या भारत में ऐसी मांगे उठ रही है कि विश्व में भी ऐसी व्यवस्था है? तो ध्यान रखिए, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, ब्रिटेन जैसे देशों में आपको इसी के समतुल्य व्यवस्था अपनाई गई, जहां केंद्र में और राज्य के स्तर पर जो चुनाव होते हैं, या प्रांतीय चुनाव जहां हम लोग बोलते हैं विदेशों में, वो सेम ही पैटर्न पर हो रहे हैं। तो क्या ऐसी मांग, समय की मांग है? तो यह आपको समझने की आवश्यकता है। क्या यह केवल राजनीतिकरण इस मुद्दे को किया जा रहा है, यह भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इन सभी चीजों को समझने की आवश्यकता है। जैसे राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभा के चुनाव एक साथ प्रत्येक 5 वर्ष पर आयोजित किए जाते हैं, जबकि नगरीय जो निकाय के चुनाव होते हैं 2 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। एक पैटर्न बना लिया गया, एक चुनाव और दूसरा चुनाव के बीच अंतर आपको कितना दिन का होगा, यह पैटर्न बना लिया है दक्षिण अफ्रीका, जो तो एक राष्ट्र एक चुनाव के समतुल्य दिखता है, जहां पर एक निर्धारित समयावधि के अंतराल आपको चुनाव कराया जाता है। वहीं स्वीडन में ध्यान रखिए, राष्ट्रीय विधानमंडल जो है और प्रांतीय विधानमंडल, जिसे काउंटी काउंसिल भी कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, स्थानीय निकायों, नगर निकायों की सभाओं के चुनाव एक निश्चित तिथि, यानी हर चौथे वर्ष सितंबर के दूसरे रविवार को आयोजित किया जाता है। तो स्वीडन में एक निर्धारित प्रक्रिया, पूरा स्वीडन का देश है, पूरा आपको हर जगह एक साथ चुनाव कराए जाते हैं, जिससे एक ही बार सारी चीज़ों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को इसके लिए लगाया जाता है। तो यहाँ पर आपको चीज़ें समझने को, स्वीडन में ऐसी व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश संसद और उसके कार्यकाल की स्थिरता को, पूर्णानुमता के लिए, भावनाओं को निश्चित करने के लिए अवधि संसद अधिनियम 2011 प्रस्तुत किया गया, जहां पर इसी प्रकार के प्रथम जो चुनाव 7 मई 2015 को और उसके बाद हर 5वें वर्ष मई के पहले गुरुवार को आयोजित किया जाएगा, ऐसा कॉन्सेप्ट लाएगा। तो यहाँ भी एक राष्ट्र एक चुनाव का कॉन्सेप्ट लगभग लागू कर दिया गया। तो यहाँ पे आपको समझने की आवश्यकता है कि इन सब चीज़ों को, ऐसा नहीं कि केवल भारत में मांगे की जा रही, भारत में इन मुद्दों को राजनीतिकरण किया जाए, यह भारत के साथ साथ अन्य राष्ट्रों में भी आपको समान धारणा के साथ अपनाई जा रही, इसे समझिएगा। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो उसके विभिन्न लाभ क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, राजनीतिक स्थिरता आएगी, वित्तीय बचत होगा, समय की बचत होगी, समाज में जागरूकता बढ़ेगा। राजनीतिक जागरूकता की बात हो रही है यहाँ पर, मतदाताओं के बीच सभी चुनावों को लेकर जागरूकता फैलेगा। साथ ही साथ प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी, बार बार प्रशासन इसी मुद्दे पर, इसी कार्य को लेकर काम करते रहती है, उसकी प्रशासनिक दक्षता समाप्त होती है। आचार कहने का मतलब यही समझिए कि आचार, जो आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के बाद उसकी कार्य क्षमता कहीं ना कहीं इस और डाइवर्ट हो जाती है। तो यह भी आपको समझने की आवश्यकता होगी। विकास योजनाओं पर ध्यान दिया जाएगा, अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोग्राम और भी सृजित होंगे,
क्योंकि हर समय देश के विभिन्न भागों में कहीं न कहीं आदर्श आचार संहिता लागू होता है, जहां पर नवीन योजनाएं, विकास योजनाएं लागू नहीं की जा सकती। यह सभी चीजों को समझने की आवश्यकता होगी। चुनाव में पारदर्शिता अपनाई जा सकती, क्योंकि इसके इकोसिस्टम आपको निष्पक्षता बढ़ जाएगा, क्योंकि इस प्रकार के इकोसिस्टम डेवलप होंगे। और भी संस्थाएं जो सक्षम संस्थाएं जैसे चुनाव आयोग और भी मजबूतीकरण के साथ चुनाव को, प्रक्रियाओं को सफल बनाएगी। साथ ही साथ मतदाताओं को और भी बेहतर भागीदारी बनाने के नए नए कॉन्सेप्ट डेवलप किए जा सकते हैं, क्योंकि सरकार के साथ साथ जो संस्थाएं हैं इसी और केवल एक समय में सोचेगी। तो ये सब मुद्दे आपको समझने की आवश्यकता होगी। उसके अतिरिक्त समझिएगा इसके हानि क्या है। अगर यह लागू होता तो उसके कुछ हानि भी हो सकते हैं ना, तो इससे भी समझने की आवश्यकता। अगर हानि की बात करें तो स्थानीय मुद्दों की उपेक्षा होगी, पर ध्यान रखिएगा बहुत ही कम आशंका के तौर पर हम इसे समझते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में 13 आम चुनाव हुए और 13 विभिन्न विधानसभाओं के चुनाव हुए। तो दोनों के मुद्दे और उसके रिजल्ट जो आए वो अलग अलग आए। इस तरह नहीं कह सकते हैं कि लोकसभा का चुनाव हुआ और विधानसभा और कुछ पंचायतों का भी चुनाव हुआ, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, उपचुनाव भी कराए गए, तो हर के मुद्दे अलग अलग थे, हर के चुनाव के रिजल्ट अलग अलग थे। तो यह जो स्थानीय मुद्दों की अपेक्षा की बात, जो आशंका जताई जा रही विरोधियों के द्वारा, यह इस चुनाव में, जो वर्तमान चुनाव हाल ही में हुआ 24 में, जो आपको ध्यान रखिएगा, इसने उसकी पुष्टि कर दी कि ऐसी आशंका केवल आशंका मात्र है। जनता अगर जागरूक हो गया, जनता अपनी मांगों को समझ रहा है, जनता सेवा की आपूर्ति को समझ रहा है, किस आपूर्ति को हमको चाहिए, वो कौन फुल करेगा, कौन सी सरकारें उसको उसके मांगों को पूरा कर सकती है, उनकी अपेक्षाएं कौन पूरा कर सकता है। इस कॉन्सेप्ट को अगर हम डेवलप करेंगे तो हमें मतदाताओं पर काम करना होगा, उनको शिक्षित करना होगा। तो यहाँ पर यह जो आशंका लगाई जा रही है, यह कम केवल आशंका ही केवल है। यहाँ पर संवैधानिक जटिलता उत्पन्न हो सकती है, जैसे राज्य और केंद्र सरकार के चुनाव एक साथ चुनाव कराने पर संविधान में बदलाव होगा। तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। हम हमेशा चुनाव कर रहे हैं, उसमें संशोधन करते आ रहे हैं संविधान में। हमने 106 से अधिक संशोधन कर रखा है, 104 से अधिक संशोधन कर रखा है। तो ये सब मुद्दे जो है आपको यह समझने की आवश्यकता होगी, यह केवल कल्पना, आशंका मात्र है। जटिल व्यवस्था बनाई जा रही है तो उसको सरल बनाने की आवश्यकता है ना, ये चीज को समझने की आवश्यकता है। राजनीतिक असंतुलन होगा, यह होगा एक पार्टी केंद्र में समर्थन मिलता है तो वह राज्य सरकारों पर भी प्रभाव डालता है। तो इसके भी अपने एक मुद्दे हैं कि यहाँ पर खरीद बिक्री की सरकारें बनने लगती, ब्लैकमेलिंग की सरकारें बनने लगती पैकेज आधारित सरकारें बनने लगती। अगर ऐसे कॉन्सेप्ट पहले भी तो राजनीतिक असंतुलन की स्थिति को जन्म देता है, अवसर की राजनीति हम जिसे बोलते। तो ऐसी नहीं है कि केवल यही एक मुद्दा है। तो राजनीतिक असंतुलन चाहे तो किसी भी स्थिति में होगी। मान लीजिए केंद्र में अलग सरकार होगी, राज्य में अलग सरकार होगी, तो क्या विवाद और टसन अभी वर्तमान में नहीं, या पहले जब थे 1967 के बाद क्या नहीं थे, या कोई गारंटी दे सकता है 20 साल बाद भी ऐसी स्थिति नहीं होगी। तो यह समझने की आवश्यकता होगी हमें, वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन से लाभ क्या होगा। लाभ होगा वित्तीय इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बेहतर होगा, हम लोग तो सेवाओं की आपूर्ति अधिक कर पाएंगे, प्रशासनिक दक्षता अधिक हम उपयोग कर पाएंगे, ये सब मुद्दे सॉल्व होंगे। जो वर्तमान में चुनाव, बार बार चुनाव होने से ये सबसे ज्वलंत, हमारा देश अभी तक ही गरीब और भुखमरी के कॉन्सेप्ट पर चल रहा है। आप 75 से अधिक वर्ष आप गुजर चुके हैं अपनी आज़ादी को लेकर, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी स्थिति क्या है, कि अभी भी हम गरीबी और भुखमरी के जैसे कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कमी है, इसको ढूंढने की आवश्यकता है। तो कमी यह है कि हमारी प्रशासनिक दक्षता कम हो रही है। हमारी प्रशासनिक दक्षता का सेवा की आपूर्ति का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं अभी उसका मॉडल को पुराना है। इसके लिए हमें उनको उस अन्य जो स्रोत में वो व्यस्त हैं उनसे अलग करके इस क्षेत्र में लगाने की आवश्यकता है। तो यह समझने की आवश्यकता है, राजनीतिक असंतुलन हो रही है तो राजनीतिक असंतुलन हर स्थिति में होगी। तो यहाँ पर हम इसका समाधान ढूंढ सकते हैं, ना कि इसको एक आधार बना सकते। बड़ी चुनावी मशीनरी का दबाव होगा, एक चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग और प्रशासन पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। तो यह भी एक फैक्ट है, गलत नहीं बात है, यह फैक्ट है कि मशीनरी पर दबाव पड़ेगा। तो यह केवल एक जो शेड्यूल होगा उसी शेड्यूल में होगा। मान लीजिए 1 माह, वर्ष का 1 माह में यह शेड्यूल होगा, मान के चलिए पूरी देश में एक साथ चुनाव करा दिए गए, तो यह एक साथ एक समय ही मशीनरी प्रभावित होगी। ऐसा नहीं कि हर समय मशीनरी प्रभावित होगी। हमारा जो प्रशासनिक दमकम है, अर्धसैनिक बल है, वो हर सर्वे तो नहीं रहेगा मिशन मोड में। तो यह चीज़ समझने की आवश्यकता है। इसका एक भी पक्ष यह भी है, तो मशीनरी तो होगा पर उसके लिए दक्षता हम प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम उस कमी को दूर कर सकते हैं। फिर विपक्ष का विरोध है कि विपक्षी दलों का यह योजना अप्रिय लग सकती है, क्योंकि इसके चुनावी फायदे
खिलाफ मान सकती है, अर्थात चुनावी जो लाभ होता है विरोधी जो सत्ता में होगा वो अधिक लाभ कमा पाएगा और विरोध में रहेगा जो विपक्ष में होगा उसका लाभ नहीं ले पाएगा। एक देश एक चुनाव का ऐसा कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। पर यहाँ पर कुछ बातें आपको समझनी होगी कि जनता जनार्दन है ना, वो अपने मुद्दे के आधार पर चुनाव में मत देती है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जो वर्तमान में रही है, पार्टी केंद्र में सत्ता में रही है और चुनाव के बाद वो हार गई है। तो इसका मतलब यह नहीं मशीनरी का उपयोग 100% नहीं, कुछ तो होता है मशीनरी का उपयोग। ऐसा नहीं कि जो विरोध में अभी बैठे वो अपनी मशीनरी का उपयोग नहीं करेंगे या नहीं करते थे पहले, वो भी करते थे कमोवेश। कोई कम करता है कोई अधिक करता है, बस अंतर यही रहता है, उपयोग सभी करते हैं। पर ध्यान रखिएगा मतदाता है ना, मतदाता क्या करता है अपने मुद्दों के आधार पर मत देता है और मुद्दा जो सबसे सफल समाधान लाएगा उसी को वो वोट करेगा। ये अभी समझने के अचानक बदलाव की संभावना होगी। एक साथ चुनाव में किसी भी बड़े बदलाव परिणाम स्वरूप राजनीति अस्थिरता उत्पन्न कर सकती है। यह देखिए हम सत्ता हस्तांतरण जिस बेहतर तरीके से हमारा लोकतंत्र करता है उस तरीके से यह भी सत्ता हस्तांतरण हो सकता है, बशर्ते नियत और जो कार्य करने की प्रवृत्ति वो साफ होनी चाहिए। इन सारे टॉपिक को आपको समझने की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिए संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की चर्चा हो रही है, तो इसे अच्छे से करके आप लोग जाइएगा। मेंस में जो जाइए शॉर्ट नोट के तौर पर पूछ सकता है आप लोगों से, जहां पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बात होती है। हालांकि मैंने इसका अक्टूबर 2023 में भी इस पर विस्तृत न्यूज एनालिसिस कराया है, तो पहले के वीडियो आप देख सकते हैं 23 अक्टूबर 2023 का, जाकर आप वीडियो आपको प्ले लिस्ट पे मिल जाएगा, या तो ये ऐप पर है तो 23 दिसंबर 2023 के न्यूज को 23 अक्टूबर 2023 के न्यूज को जाके देखिएगा। सॉरी, यहाँ पर बात है कि संयुक्त जो संसदीय समिति है उसमें जेपीसी तदर्थ और अस्थायी समिति के तौर पर होता है, जिसका गठन संसद द्वारा किसी विशेष मुद्दे या रिपोर्ट की जांच के लिए की जाती है। संसद जो अध्यक्ष होगा उसके लिए यह गठित करता है। ये सब बातें आप लोग जानते होंगे। संसद का काम है, क्यों गठन किया जाता है इसका, तो संसद के काम की अधिकता होने के कारण समय की सीमित होता है, अतः संसद सभी विधेयक और रिपोर्टों की जांच करने में असमर्थ रहता है। ऐसे अलग अलग विधेयकों को मुद्दों को संसद को पेश की रिपोर्ट के लिए क्या किया जाता है, परीक्षण के लिए अलग अलग समिति का गठन कर दिया जाता है, ताकि विस्तृत और सूक्ष्म, ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म अवलोकन किया जा सके उस विधेयक का। तो यह इसका लाभ अधिकतम लाभ जनता को मिले, यह कॉन्सेप्ट रहता है। इसे याद रखिएगा। संयुक्त संसदीय समिति उद्देश्य ध्यान में रखते हुए गठित की जाती है और जिसके उद्देश्य निर्धारित होंगे, अर्थात उसका उद्देश्य क्या होगा यह पहले ही बता दिया जाता है कि आपको इर्द गिर्द इसके एस्पेक्ट के संदर्भ में समझने की आवश्यकता होगी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक प्रस्ताव पारित किया, दूसरे सदन में उसका समर्थन किया जाता है। सदस्य जो होंगे नियुक्ति के लेकर निर्णय संसद द्वारा पेश किया जाता है। सदस्यों के लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदनों के सदस्य इसमें शामिल होंगे अनुपातिक तौर पर। आपको यहाँ ध्यान रखिएगा, ये सब मुद्दे आपको यहाँ पर पूछे जाते हैं पीटी फैक्ट में। अब तक महत्वपूर्ण संसदीय समिति कहाँ कहाँ गठित की, किन किन मुद्दों पर, तो सबसे महत्वपूर्ण संसदीय समिति ध्यान रखिएगा बफोर स्टॉप जो खरीद मामला था 1987 उसके लिए गठित हुआ था। बैंकिंग लेन देन अनियमितता 1992 के लिए। जो स्टॉक मार्केट है घोटाला 2001 उसके लिए गठित किया गया था। सॉफ्ट ड्रिंक और अन्य पेय पदार्थों कीटनाशक के मामला 2003 था, उसके लिए गठित किया गया। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 2011 उसके लिए आपको संयुक्त संसदीय समितियां गठित की गई थी। वीवाईपी चॉपर जो घोटाला था 2013 उसके लिए भी संयुक्त संसदीय समिति गठित की गई थी। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास विधेयक जो 2015 था उसके लिए भी गठित किया गया था। नागरिक संशोधन विधेयक 1955 में संशोधन के लिए वर्ष 2016 में जो लाया गया था विधेयक, उस पर भी संयुक्त संसदीय समिति गठित की जा चुकी है। ये सब मुद्दे आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है, तो याद रखना है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखिएगा। आज का एमसीक्यू है, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा कल आंसर दिया था, बहुत अच्छे, ऐसे ही लगे रहिए और भी बच्चे इंटरेस्ट लेंगे धीरे धीरे। देखिए मेरा उद्देश्य यह है ना कि केवल आपको एक्टिव मोड में रखना, और मेरा कोई उद्देश्य नहीं। एक्टिव मोड में रहिएगा, अपना रिजल्ट खुद ले लीजिएगा। हम लोग केवल मार्ग दिखा सकते हैं, मेहनत और उस पर चलना, उस मार्ग पर चलना आपका ही पूरा 100% एफर्ट रहता है। तो हम इसका क्रेडिट हम नहीं लेंगे, क्रेडिट आप ही को देंगे। रीजन उसके पीछे है कि आप उतनी मेहनत करते हैं, आप इतने अच्छे स्टूडेंट होते हैं, उसको केवल मार्ग की आवश्यकता है, किस मार्ग में चलना है। भटक रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, तो उसको क्या करना है, इधर उधर भटक रहे हैं तो इसको सबको इस गली में, इस रास्ते पे ले आना है, इस रास्ते में जो आपको
अपने मंजिल तक पहुंचाएगा, और इसमें बांध के रखने की आवश्यकता है। बस हमारा काम यही होगा। तो बांध के मैं क्या करता है, एक्टिव मोड में रखने का प्रयास करता हूं, ताकि आप इधर उधर और भी सोर्स में परेशान ना हो, और भी बिना एग्जाम में जो महत्वपूर्ण कंटेंट नहीं होते उसके लिए परेशान ना हो। पीडीएफ कलेक्टर बनने का जाए, पीडीएफ कलेक्टर ना हो जाए। मैं बार बार ये सब शब्द यूज करता हूँ, बच्चों को बुरा भी लगता है, परंतु यही सत्य है। तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है? हालांकि मैंने इसको एमसीक्यू सीरीज में कराया था, अगर आप लोग को याद होगा, जब मैं संजीवनी बैच करा रहा था आप लोग के लिए, बीपीएससी के लिए रिवीजन बैच, उस समय मैंने कराया था इसे। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, नई दिल्ली, कर्नाटक। आपको इसका उत्तर कहाँ भेजना है, आंसर कहाँ भेजना है? देखिए, आंसर आपको कमेंट सेक्शन में आपको करना है, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में करना। और इसका आंसर मैं आप लोग को कब भेजता हूँ? इवनिंग में। आपको जो यूट्यूब युक्ति है, इसका यूट्यूब है, उसके कम्युनिटी में मैं आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों उपलब्ध कराता हूँ। तो आप जरूर अपने आंसर को चेक कीजिएगा, वहां भी लगाइएगा, ताकि आप एक्टिव मोड में सारी चीज़ों को कवर कर सके। तो चलिए, प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, सभी बच्चे इसमें सहभागी बने। दूसरा टॉपिक है महत्वपूर्ण टॉपिक, मेंस ओरिएंट भी है, पीटी ओरिएंट भी। आपको प्रीलिम्स और मेंस टॉपिक किसको हम कह सकते हैं? भारत चीन सीमा विवाद पर स्थायी समाधान के लिए वार्ता आयोजित की जा रही है। 5 वर्ष बाद ऐसी वार्ता आपको विशेषकर प्रतिनिधि स्तर पर होगी। 2020 में चल रहा तनाव समाप्त होने के बाद शुरू कर रही है बातचीत। हालिया में जो आपको ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, तो उसमें यह बातें उभर कर भारत और चीन आपस में आए, कुछ विवाद समाधान की बात करें, ताकि मैंने कल भी बताया था, हिंद प्रशांत महासागर में जो जो स्थितियां बन रही, तो चीन इससे चिंतित है, भारत का बाजार कहीं उसके हाथ से न निकल जाए, ये सब मुद्दे उसके साथ चल रहे हैं। भारत के भी अपने कुछ कुछ विवाद है, आंतरिक राजनीति का दबाव कर सकते हैं। एक बेहतर पड़ोसी निर्माण करने की बात, अभी हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति भी भारत में आकर कुछ पॉजिटिव बात कर रहे हैं। कुछ बांग्लादेश के मुद्दे हैं, उसको सुलझाने की आवश्यकता है। तो हमारे पड़ोसी के साथ जो विवाद चल रहे हैं, उसका भी समाधान भारत चाहता है। तो ये दोनों के अपने पूरक आवश्यकता भी से कह सकते हैं, पूरक आवश्यकता है दोनों की। तो इसे समझिएगा, जो पूरक आवश्यकता उसको पूर्ति करने के लिए वार्ताएं बहुत जरूरी होती है। तो ध्यान रखिएगा। अब है कि यहाँ पर 2-3 चीजें ध्यान रखिए। विशेष प्रतिनिधि जो स्तर है, वार्ता पूर्वी लद्दाख स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा जो एलएसी है, उसके लिए ध्यान रखिएगा। एलएसी, उसके लिए आपको मई 2020 में, अप्रैल मई 2020 में चल रहे विवाद को समाप्त करने के लिए बात शुरू करेगा। बैठक का प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे, और जबकि चीन की तरफ से विदेश मंत्री वांग यी, दोनों का नाम याद रखना है, वांग और ई। आपको पीटी में पूछ सकता है इस प्रकार के प्रश्न, वांग वी कौन थे, और भारत के डोभाल आपको इस वार्ता में बैठे हैं। अब ध्यान रखिए, प्रतिनिधिमंडल तो करेंगे, अपने मुद्दे सुलझाने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखिएगा कि जब यह विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता करने की व्यवस्था तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जुलाई 2003 में बीजिंग यात्रा के दौरान सहमति बनी थी। तो हमारे सीमा विवाद के लिए जो वार्ताएं होगी, विशेष प्रतिनिधि वार्ताएं होगी, ये कब से आरंभ हो रही? 2003 के बीजिंग यात्रा के बाद। वाजपेयी जी की ये देन है। तो आपसे यहाँ प्रश्न पूछ सकता है। और ध्यान रखिए, इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच सीमा विवाद के अस्थायी समाधान हो। इसके तहत 22 दौरे बातचीत हो चुकी है। डोभाल जो है आपको स्वयं 2014 और 19 में इस वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके। ऐसे फैक्ट है जो आपको याद रखना। भारत विगत 22 दौरों की वार्ता में कतई खुश नहीं रहा था, क्योंकि चीन का एक अलग स्टैंड हुआ करता था, भारत के खिलाफ हुआ करता था। पर हालिया जो कॉन्सेप्ट उभर का आया, तो यह चीन का ही एक इनिशिएटिव है कि हम इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करें। भारत भी चाहता है, पर मैंने कल भी बताया, पहले भी बताता था कि चीन के पास सांप और छुछुंदर वाला कॉन्सेप्ट है। अगर भारत को छोड़ता है, उसके साथ विवाद उत्पन्न करता है, तो एक ह्यूज मार्केट उसके हाथ से निकल जाएगा, सरप्लस मार्केट उसके हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि भारत अब जवाब देना शुरू कर दिया है, अपने चीज़ों को सॉर्ट आउट करने लगा, अपने मुद्दे को सॉर्ट आउट कर रहा है, अपनी क्षमता, मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को बढ़ा रहा है। तो आने वाले 1-2 दशक में चीन जो भारत में अपने बाजार को स्थापित कर रखा अपने प्रॉफिट के लिए, उसके हाथ से निकल जाता है। इसलिए अब सही समय पर सही वार करने की आवश्यकता चीन मीडिया है। चीन मीडिया की तरफ से हम ये चीजें कह सकते हैं, या चीन की तरफ से ये कह सकते हैं। हाँ, भारत इससे लाभ कैसे ले सकता है, इसके लिए आपको समझने की आवश्यकता होगी। भारत विशेष केवल लाभ इस हद तक
होगा कि हम जो भारत का पड़ोसी मुल्क है उसके साथ अगर हम समाधान रखते हैं ना, समाधान रख सकते हैं, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, हमें अतिरिक्त खर्च नहीं करने पड़ेगी, अतिरिक्त खर्च नहीं करनी पड़ेगी, साथ ही साथ विकास योजनाओं पर अधिक दे पाएंगे, तो हम इंटरनली मजबूत होंगे और एक्सटर्नली बात करेंगे तो जो चीन हमारे मुद्दों के साथ कहीं न कहीं दिखेगा। हालांकि बहुत से ऐसे मुद्दे पर चीन अभी भी दिखता है, ऐसा नहीं कि उसे हम विलन ही समझ ले, मुद्दों पर दिखता है जहां दोनों के हित समान होते हैं, पर एक अस्थायी समाधान बहुत जरूरी होता है, इसके लिए ध्यान रखिएगा। ये सब मुद्दे चल रहे हैं तो ध्यान रखिए। डोकलाम विवाद जो 2017 और पूर्वी लद्दाख विवाद जो 2020 में हुआ था, तो इसके बीच जो समाधान के लिए जो चीज़ें अपडेट हो रही है उसको आपको नज़र रखने की आवश्यकता है। अब ध्यान रखिए, विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता पहले चीन मंगलवार को कहा, कजान के रूस प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग पे बनी सहमति के आधार पर आपको क्या होगा, ये तैयार हुए हैं। तो दोनों मुद्दे जो कजान रूस में आयोजित हुआ था ब्रिक्स सम्मेलन, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा इस साल कजान में जो ब्रिक्स सम्मेलन कौन सा क्रम का कौन सा था, इससे प्रश्न डायरेक्ट पूछा है, बीपीएससी ने प्रश्न पूछा है। तो आपको जो मैं बातें बताता हूँ ना, तो हवाबाजियों में नहीं बताता हूँ, बस आपको तैयारी उसी एंगल से करनी है कि आपका सिलेक्शन हो। नहीं तो बहुत से बच्चे केवल थेथोलॉजी करते हैं बिना मतलब का बिना मतलब का ना, कि कहने का मतलब ना समय वेस्ट करते हैं। जहाँ समय देना है, जहाँ एनर्जी लगानी वहाँ लगाइए, जिससे सिलेक्शन होगा। केवल पीडीएफ कलेक्टर मत बनिए, पीडीएफ कलेक्टर आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, या तो आप चीज़ों को कलेक्ट करने इस तरीके से कीजिए कि आपका उससे सिलेक्शन हो। प्रश्न डायरेक्ट होंगे, पेपर से ही प्रश्न होते, जाके पूरा करंट उठा लीजिएगा। केवल पीडीएफ जो थे करंट वाले उसी से उपलब्ध हुए हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। भारत सीमा विवाद क्या है इस मुद्दे पर, तो ध्यान रखिए वर्ष 1969, 62, 67, 75, 87, 2017, 2020 तक आपको विवाद के कारण बहुत से थे, जिसमें 69 में दलाई लामा का विवाद था, शरण दे दिया, अभी तक चीन हमसे खफा है इस मुद्दे पर। फिर 1962 में भारत चीन के बीच युद्ध हो चुका, जिसके साथ रिश्ते खराब हुए। चीनी सैनिक भारत के फायरिंग की, जिसमें 1970 में कुछ लोगों की जान चली। उसके बाद कुछ कुछ अपडेट हुआ, भारत चीन सैनिकों के बीच झड़प लगातार होती रहती। 75, 87 में तवांग में उत्तर में बढ़ गया तनाव। ये 2017 में डोकलाम 73 दिनों तो आमने सामने दोनों देशों की जवान रहे, हालांकि गोलीबारी नहीं हुआ था, क्योंकि ऐसे पहले से आपको समझौते हो रखे, हम लोग असला का उपयोग नहीं करेंगे। 2020 में गलवान में हिंसक हुआ, आपको यह भी आपको 38 सैनिक मारे गए, चीन के 38 सैनिक मारे गए, ऐसे सामने न्यूज आए थे। तो ये विवाद के कारण बहुत है, पर यहाँ समाधान क्या हो सकता है इस पर ध्यान रखना। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, जब भी भारत चीन का विवाद समाधान की बात होगी तो इस समझौते की चर्चा होगी। तो अगर आप मेंस दे रहे हैं, इंटरव्यू देने जाइएगा, तो इस समझौते को बेहतर तरीके से कवर करके जाइएगा, नहीं तो क्या होगा, सारी बातें कोरी रह जाएगी आपकी। भारत चीन तिब्बत क्षेत्र में बीच जो व्यापार और समागम समझौते पर आधारित है भारत का चीन रिश्ता। अब ध्यान रखिए, इस पर चीन का जो उप विदेश मंत्री चांग हुआनफू और भारतीय राजदूत एन राघवन के बीच हस्ताक्षर किए जा चुके हैं पहले भी। पंसिल समझौता नेहरू और हिंदी चीनी भाई भाई एजेंडे के चरम पर था, उस समय यह कॉन्सेप्ट आता है। तो यहाँ ध्यान रखिए, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के साथ 5 सिद्धांतों पर बना है चीन के तिब्बत क्षेत्र और भारत के बीच व्यापार और समाधान पर जो समझौते 29 अप्रैल जो 1954 को हुए थे, जो बीजिंग में हस्ताक्षर हुआ था। इन अवधारणाओं पहली औपचारिक अभिव्यक्ति मानी जाती है, तो इसे भी याद रखिएगा। पंचशील जो सिद्धांत था आपको 5 सिद्धांतों पर आधारित है, जिसको हम पंचशील सिद्धांत कहते हैं। पहला, क्षेत्रीय अखंडता संपूर्णता के लिए परस्पर सम्मान, आपस में गैर आक्रामकता की नीति अपनाना, आपस में गैर हस्तक्षेप करना, हमारे मुद्दे के साथ हस्तक्षेप मत कीजिएगा, समानता और पारस्परिक लाभ एक दूसरे का पहुंचाना, और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के साथ जीना रहना, और उसके साथ कार्य अपना करना, अपना अपना कार्य करना। ये महत्वपूर्ण 5 सिद्धांत जो पंचशील के थे, आपको याद रखने। इसके अतिरिक्त क्या बातें होती है, भारत चीन के बीच सीमा विवाद कौन कौन सा है, तो ध्यान रखिए, भारत चीन सीमा विवाद 61 साल का एक सीमा विवाद चलता आ रहा है, जिसमें हम वेस्टर्न सेक्टर जम्मू कश्मीर, मिडिल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश, और ईस्टर्न सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। अब ध्यान रखिए, जम्मू कश्मीर हटा के लद्दाख भी आप कर सकते हैं, लद्दाख क्षेत्र में, क्योंकि यूटी बनने के बाद से चीज़ें बदल गई है। तो ध्यान रखिएगा, हम जब ईस्टर्न मिडिल और वेस्टर्न के सीमा को बांटते हैं, तो कुल सीमा 3488 जो भारत की लंबी सीमा चीन के साथ आती है, उसमें बहुत सा हिस्सा क्या विवाद का कारण है। अब हम बात करें ईस्टर्न सेक्टर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा,
लगती है, जिसमें 3446 क्विंटल है लगभग है। तो ये सब याद रखिएगा। वही मिडिल सेक्टर की बात करें, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की सीमा आपको कितना 545 किलोमीटर तक लगती है दोनों देशों के बीच। वेस्टर्न जो सेक्टर है लद्दाख आता है, जिसके अंदर चीन की जो 1597 किलोमीटर की लंबी सीमा एक दूसरे के साथ सीमा साझा करती है। अब विवाद आपको हर जगह है, तो इसे समझने की आवश्यकता आपको होगी, कैसे इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो देखिए, दो तीन चीजें याद रखिएगा। वास्तविक नियंत्रण रेखा जो है LAC, उसको लेकर ध्यान रखिएगा। सॉरी, वास्तविक नियंत्रण रेखा के भी जो विवाद चल रहे हैं उसके लिए कुछ चीजें ध्यान रखिए। इसे 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसमें हम बात करते हैं। अभी मैंने बोला ना, पूर्वी और पश्चिमी मध्य क्षेत्र में पूर्वी क्षेत्र का जो जो वर्गीकरण किया गया, मध्य क्षेत्र का विस्तार किया गया, पश्चिमी क्षेत्र का, तो आपको इसी के संदर्भ में इसका विस्तारण किया गया था LAC का। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, थोड़ा सा अपडेट कर लीजिए। अरुणाचल प्रदेश का विवाद क्या है यह भी देख लीजिएगा लगे हाथ। यह वह रेखा जिसमें सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी नक्शे पर आधारित रूप से दर्शाया गया। इस नक्शे में अक्साई चीन जो है, चीन के कब्जे में शामिल, आपको ध्यान रखिएगा, यह आता है, जहाँ पर अरुणाचल प्रदेश भारत एक अभिन्न अंग है, अभिन्न आपको समझने के। तथा इसमें जो अरुणाचल प्रदेश विवाद के साथ अक्साई का चीन भी विवाद सामने आता, जो आपको भारत ने सर्वे ऑफ इंडिया में अपने मैप के साथ दर्शाया था। तो इसे भी याद रखना है। अब नोट में कुछ है कि चीन पूरे अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का रूप मानता है। वहीं अरुणाचल प्रदेश करीब 90,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन पर अपना दावा करता है। लद्दाख पर करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर हिस्सा चीन के कब्जे में है। तो इसके अतिरिक्त 2 मार्च 1963 में एक समझौता पाकिस्तान के पीओके की 5180 वर्ग किलोमीटर चीन को दे देता। तो यह भी एक विवाद का मुद्दा है, एक विवाद का टॉपिक है, जिस पर दोनों देश समाधान चाहते हैं या उसके कुछ चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। मेक मोहन लाइन आपको महत्व हो जाता है, इस भी प्रश्न आपको ध्यान रखिएगा। 1914 में शिमला में एक सम्मेलन होता है, जिसमें 3 पार्टियां थी, जिससे ब्रिटेन, चीन और तिब्बत। अभी सम्मेलन सीमा से जुड़े कुछ अहम फैसले लिए गए, जिसमें ब्रिटिश इंडिया, उस समय के जो ब्रिटिश इंडिया थी, विदेश सचिव हेनरी मैकमोहन के द्वारा एक बात बोली जाती है कि मैकमोहन तिब्बत के क्षेत्र में 890 किलोमीटर लंबी सीमा खींची, जिसमें मैकमोहन लाइन कहा जाता है। तो ये सब ध्यान रखिए। अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा बताया गया था उस लाइन में। तो ये सब फैक्ट आपको याद रखने चाहिए, ताकि PT में पूछे, मेंस में पूछे, इंटरव्यू में कहीं पूछे, आप इसका बेहतर उत्तर दे पाए। ये सब चीजें याद रखिएगा। चलिए, दूसरा प्रश्न आज का है, पंचशील समझौता जो है, पंचशील समझौता यहाँ थोड़ा सा हटा दीजिएगा, थोड़ा में निहित सिद्धांतों का शामिल है। क्षेत्रीय अखंडता और संपूर्णता के लिए परस्पर सम्मान है, आपस में गैर आक्रामकता है, आपस में गैर हस्तक्षेप है, शांति सपूर्ण अस्तित्व की बात करता है। तो यह पंचशील समझौता के तहत निहित सिद्धांत कौन कौन से है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से ऑप्शन देख लेते, केवल 1 है, केवल 2 है, केवल 3 है, सभी 4 है। तो आप कमेंट सेक्शन, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिएगा। 2 का सही उत्तर क्या होगा? 2 का क्या होगा? A होगा, B होगा, C होगा, D होगा, कौन सा होगा आप मुझे बताइएगा। चलिए, मैं वेट करूंगा आपके उत्तर का। चलिए आगे बात करते हैं, तीसरे टॉपिक पर आते हैं। कम मांग से जूझ रहा है बंगाल का जूट उद्योग। देखिए, जूट उद्योग की बात कर ले तो ध्यान रखिए, आयात में वृद्धि और बढ़ती परिचालन लागत के से इंडस्ट्री पर रहा प्रतिकूल प्रभाव। अगर हम 2021 की बात करें, वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के आधार पर 21-22 की बात कर ले, तो सालाना जो है आपको 38-39 लाख गांठ, प्रत्येक गांठ में 500 बोरियां होती है, को होने वाली मांग में भारी गिरावट आई है। वो 24-25 में घट कर कितना आ गई है? आपको 30 लाख गांठ आ गई है। अर्थात हमें 8 से 9 लाख गांठ की क्या हो रही है? कमी हो रही है। मांग क्यों कम हो रही है? तो उसके अन्य भी विकल्प है। तो ध्यान रखिए, देश में जूट मिलों की शीर्ष संगठन जो भारतीय जूट मिल है, वो केंद्र सरकार से जूट बोरियों की घटती मांग और श्रमिकों के, किसानों के प्रतिकूल प्रभाव के लिए चिंतित चुनौतियों को लिए चिंता व्यक्त किया, नीतिगत हस्तक्षेप की मांग की है। ये सब बातें आपको देखने को मिलेगी। पर यहाँ पर कुछ चीजें याद रखिए, जो जूट उद्योग है 55% क्षमता काम कर रहा है। अगर ऐसे बात करें, न्यूनतम समर्थन मूल्य से बेचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। साथ ही साथ 50,000 से अधिक श्रमिक प्रभावित हो रहे हैं। देश में कुल जूट उत्पादन जो बंगाल के योगदान 70% है, शेष 30% अन्य राज्यों में शामिल है। तो ये आपको समझना है कि बंगाल एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जूट उद्योग के लिए। तो उसका जो डिमांड अभी वर्तमान में जो बातें हो रही है कि इसको कैसे हम ठीक कर सकते, तो केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब इसके अतिरिक्त ध्यान रखिए, देश में कुल 94 जूट मिले हैं, जिसमें अकेले 70 बंगाल में। यह भी फैक्ट आपको याद रखने की आवश्यकता है, PT में प्रश्न पूछ सकता है। बंगाल में 40 लाख जूट किसान, 4 लाख श्रमिक इस उद्योग पर निर्भर है।
इसके अतिरिक्त चीज़ों का ध्यान रखिए, जैसे जूट पैक आयातित गेहूं और धान के पैकेजिंग में जूट बोरियों का इस्तेमाल हो रहा है। मांग को बढ़ाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखें। सभी आयातित गेहूं जो जूट पैकेजिंग मटेरियल है, अधिनियम 1987 के अनिवार्य प्रावधानों के अनुसार जूट के बोरियों को एक पैक किया जाना चाहिए। ऐसे बातें की गई। 100% और 20% जूट बोरियों का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया खाद्यान्न और चीनी पैकेजिंग में। तो ये सब समझने की आवश्यकता। सरकार ऐसा नहीं कि केवल बैठी हुई, सरकार भी कहीं ना कहीं इसे कर रही है कि जूट उद्योग को बढ़ावा देने पर। यहाँ पर मांग और डिमांड का कॉन्सेप्ट जो है, डिमांड और सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं हालिया दशकों में प्रभावित हुआ। तो इस पर भी सरकार को कार्य और नीतिगत फैसले लेने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट है, इसे जरूर देखिएगा। उद्योग की स्थिति वर्तमान में क्या, 96.92 लाख टन हो देश में कुल जूट उत्पादन 23-24 में, और 93.92 लाख टन रहा देश जूट उत्पादन 22-23 में। तो आपको यह थोड़ा सा 3 लाख टन का हमको नुकसान वृद्धि हुआ है उत्पादन में इस एक साल में। हालांकि हम कुछ वर्षों का ले तो कहीं ना कहीं कमी तो हुआ ही है। अब 1.3 लाख टन रहा कुल जूट निर्यात आपको 23-24 में। 60 लाख टन कच्चे जूट आयातित किया गया 2023-24 में। ये सब फैक्ट आपको यहाँ समझने। देश का कुल उत्पादन में 70% योगदान बंगाल देता है, बंगाल 40 लाख। ये सब आंकड़े आपको याद रखने चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ चीजें आपको याद रखना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देश के कुल जूट में बंगाल का उत्पादन योगदान लगभग 70% है। इसे आपको समझने की आवश्यकता है। क्या यह कथन सही है? वित्त वर्ष 2023-24 में देश का कुल जूट उत्पादन लगभग कितना था? 96.92 लाख टन रहा। क्या यह कथन सही है? तो आपको पूछ रहा है गलत। तो गलत क्या है? दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है। आपको यह देना उत्तर है। तो आप कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिएगा। इसका आंसर मैं शाम को इवनिंग में यूट्यूब कम्युनिटी में दे दूंगा, जहां पर आप लोग उत्तर भी दे सकते हैं और अपना आंसर भी देख सकते हैं। चलिए, वहां पर मैं वेट करूंगा आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट आने का। चलिए, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। नमो दीदी ड्रोन योजना, इसे अच्छे से करके जाना। या पीटी से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। मेंस में शॉर्ट क्वेश्चन में हो सके योजनाओं से पूछे तो पूछे, नहीं तो ये इंटरव्यू में प्रश्न बनते हैं। यहाँ से आपको चीज़ों को कवर करने की आवश्यकता है। देखिए, सरकार क्या कहती है, कल पीआईबी के नोट में आता है, पीआईबी पर पब्लिश होता है कि नमो दीदी योजना के संदर्भ में 23-24 से 25-26 अवधि के लिए 1261 करोड़ रुपये परिव्यय के लिए महिला स्वयं सहायता समूह है ड्रोन प्रदान करने के लिए केंद्रीय क्षेत्रीय योजना के रूप में नमो ड्रोन जो दीदी योजना को मंजूरी दी है। उसी में योजना के तहत आपूर्ति किए जाने वाले कुल 15,000 ड्रोन से प्रमुख उर्वरक कंपनियों और अपने आंतरिक संसाधनों के उपयोग के लिए 22-23-24 पहले 500 ड्रोन खरीदे। चयनित जो आपको उर्वरक कंपनियां उसके साथ आपको समझौते किए गए। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान पहले चरण में 3,090 आपको उर्वरक कंपनियां ड्रोन वितरण करने के लक्ष्य रखा। अब यह क्यों कर रहा है? क्योंकि यह क्या करेंगे, आजीविका का सहायता करा, महिलाओं के आजीविका का सहायता करेंगे, व्यवसाय को बेहतर करेंगे। सब स्वयं सहायता समूह के संदर्भ में बातें हो रही है। तो हम महिला भागीदारी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ ध्यान रखिए यह योजना किन किन मंत्रालयों के साथ मिलकर कार्य, किस संगठन के साथ काम कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, कृषि और किसान कल्याण विभाग इसके साथ सहयोग कर रहा है, ग्रामीण विकास विभाग इसके साथ सहयोग कर रहा है, उर्वरक विभाग काम कर रहा है, और आपको जो DAYNRLM जो के तहत परिवर्तित महिला स्वयं सहायता समूह है, प्रमुख उर्वरक कंपनियां हैं, वो संसाधनों को एकीकृत और क्रियान्वित कर रही। तो बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाओं में महत्वपूर्ण संस्थाओं का काम है। तो आपको ध्यान रखें, ड्रोन एक पैकेज के रूप में आपूर्ति की जाती है, जिसमें अनिवार्य ड्रोन पायलट प्रशिक्षण भी शामिल होता है। महिला स्वयं सहायता समूहों को सदस्यों के लिए पोषक तत्व और कीटनाशक अनुप्रयोगों के लिए कृषि उद्देश्यों के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वो कृषि में इसका बेहतर उपयोग कर सके, ड्रोन से छिड़काव कर सके और भी उसका जो निगरानी है वो कर सके। ये सब बातें यहाँ पर की जा रही है, आपको समझने की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पर सदस्यों परिवारों के सदस्य ड्रोन सहायता के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा, ऐसी बातें की जा रही है सरकार के द्वारा। अब यहाँ पर कुछ चीजों को प्रश्न के तौर पर देखिए। कुल मिलाकर क्या बातें हो रही है कि यहाँ पर हाल ही में नमो ड्रोन दीदी पहल की घोषणा की गई है, इसका संबंध निम्नलिखित में से किस एक कार्य से जुड़ा हुआ है, यह पूछ रहा है। जैसे महिला नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों को सेवाओं के उपयोग में प्रशिक्षित करने के लिए, महिला नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों को कृषि ड्रोन के उपयोग में प्रशिक्षित करने के लिए,
महिला नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों को पंचायतों में सरकारी योजनाओं की निगरानी के लिए प्रशिक्षित करना। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको उत्तर इसका कमेंट सेक्शन में देना, मैं वेट करूंगा आपके उत्तर का। और इसका आंसर मैं आपको इवनिंग में आपको यूट्यूब युक्ति आईएएस के यूट्यूब कम्युनिटी में दूंगा, तो आप वहां जाके इसे देख लीजिएगा। चलिए, तब तक आप लोग उत्तर कमेंट सेक्शन में दे, रुकना नहीं चाहिए। मेंस टॉपिक में आते हैं, तो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है एआई। जैसे एआई के अनुप्रयोग की हम बात करते हैं, प्रयोग की बात करते हैं, तो इसके बहुत से पॉजिटिव एस्पेक्ट है, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट लेकर आता है, पर इसके साथ साथ नेगेटिव इम्पैक्ट भी लेकर आता है, नेगेटिव कॉन्सेप्ट भी लेकर आता है, जिसका हम जो आपको हालिया घटना हुआ डीप फेक का न्यूज आपको देखने को मिला था, आपको डार्क स्पेस की बात की जाती है, ताकि इसके कॉन्सेप्ट अभी एआई कुछ ऐसे एआई रोबोट्स का व्यवहार देखने को मिला जो अपने ही रोबोट्स को, जो सहयोगी रोबोट्स का उस पर हावी हो गया, उसको तोड़ दिया। इससे अगर वो असंतुलित हो जाए तो मानव प्रवृत्ति पर कैसे प्रभाव डालेगा, तो बहुत सी चिंताएं इसको लेकर है। नियमन के स्तर पर, प्रबंधन के स्तर पर, और जो मानव जातियां हैं उसके अस्तित्व को लेकर भी यह चर्चा का विषय बना हुआ है, एआई तकनीक सुरक्षा को लेकर। तो भारत में इसके क्या प्रभाव, एक रिपोर्ट आया, उस पर आपको देखने की आवश्यकता। देखिए, भारत में 92% जो है कार्यकारी अधिकारी जो कृत्रिम मेधा एआई है अपनाने में सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का सबसे बड़ा अवरोध मानते हैं। जो भारत के 92% जो कार्यकारी अधिकारी थे, जो एग्जीक्यूटिव पर्सन है, वो ये बात बोलते हैं। अगर 100 व्यक्ति हम लेकर उठें हमारे एग्जीक्यूटिव पर्सन को, उसमें क्या बोलते हैं, 92% ऐसे लोग हैं जो यह बोल रहे हैं ना कि यह एआई की चुनौतियां हमारे सुरक्षा को लेकर है। तो वो क्या क्या है उसके लिए देखिए, ध्यान रखिएगा कि विश्वास बढ़ाने के लिए, जोखिम को कम करने के लिए वास्ते एक मजबूत ढांचे की जरूरत है, ताकि इस मुद्दे को सुलझाया जा सके। अब एक डेलाइट एशिया पैसिफिक की रिपोर्ट आई है, एआई अहम मोड़ पर विस्तार और मार्ग विश्वास का निर्माण करना। उस रिपोर्ट में आपको क्या बोले, एआई एंड क्रॉस रोड बिल्डिंग्स स्टेज एंड द एज ए पाथ टू स्केल के बारे में जब बात हो रही थी, 13 बाजारों में 900 वरिष्ठ अधिकारियों के बीच किए गए सर्वेक्षण में ये बात उभर कर आई। लेकिन यहाँ पर यह व्यापक स्तर पर जो अपनाने की बात करें अभी नहीं कही जा रही है। मौजूदा बाधाएं हैं, उसके लिए रिपोर्ट में कहा गया कि 92% लोग क्या कर रहे हैं, इसको लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। किस प्रकार सुरक्षा संबंधी सबसे इंपॉर्टेंट है हैकिंग और साइबर खतरों का मामला। अभी देख रहे होंगे, अभी एआई के माध्यम टूल्स का उपयोग करके अभी कुछ क्या कर रहा है, कुछ फ्रॉड कॉल्स आते हैं जिस पर आपको डिजिटल अरेस्ट भी किया जा रहा है। ये सब उसी का पार्ट है। हालांकि एक साइबर क्राइम वो आता है पार्ट पर, उसके ही पार्ट में यह भी आने वाले समय में शामिल हो सकता है। एआई टूल्स के तौर पर उपयोग किया जा सकता है भ्रम फैलाने में, किसी प्रबुद्ध व्यक्ति का नाम लेकर आपसे खरीद बिक्री किया जा सकता है, धोखा दिया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। जब एक महिला कलाकार का फेक लगा के न्यूड फोटो बनाया जा सकता है, तो आप समझ सकते हैं किस स्तर पर उन्हें ब्रांड एम्बेसडर हालांकि बाद में बनाया जाता है, वो अलग मुद्दा है। पर ध्यान रखिएगा कि मुद्दे ऐसे हैं जिससे आम जनता प्रभावित होगी, आम जनता के समस्याओं को और भी क्या करेगी, यह कहीं ना कहीं संकीर्ण करेगी, जिससे सरकार और संबद्ध जो संस्थाएं उनको चिंताएं बढ़ाएगी। इसी के लिए अब जो यह रिपोर्ट आता है उसमें यह बात बोला जाता है कि जो विश्वास सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, कि इस प्रकार के जो सुरक्षा संबंधी चुनौतियां उस पर विश्वास कायम करने, इस प्रकार के टेक्निक में जब तक 100% सिक्योरिटी नहीं लेकर आएंगे, हम उसके प्रबंधन को लेकर, उसके संचालन को लेकर और उसके क्रियान्वयन के स्तर पर तभी ये 3 स्तरों पर जब तक हम इसे बेस्ट नहीं करेंगे, इसके 100% इफेक्टिव मोड को नहीं ला पाएंगे, तब तक ये शंका बनी रहेगी। अब यहाँ पर कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। जब हम बात करते हैं नैतिक आधार पर जो कानूनी एआई उपयोग आवश्यकता कौशल मौजूद, वहां पर बातें होगी। क्या कोई मशीन नैतिक आधार पर निर्णय ले सकता है, यह भी एक मुद्दा है। क्या कोई मशीन कानूनी एआई को समझ सकता है, कानून के मुद्दे को समझ सकता है, फॉरगेट कर सकता है, ये सब मुद्दे इसके साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है एआई के बदलते परिवेश में कैसे हम नैतिक मूल्यों को जीवित कर सकते हैं या नैतिक मूल्यों को बनाए रख सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर केवल किताबी ज्ञान होने से नहीं उत्तर दे पाएगा, उसके लिए आपको अपडेट होना होगा, उसके संदर्भ में एक्टोरियल को समझना होगा। अब इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे एआई से संबंधित चुनौतियां क्या है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा।
डेटा सुरक्षा और गोपनीयता का आपको समस्या है, साइबर हमले और हैकिंग का मामला है, बायस और भेदभाव संबंधित मुद्दे आपको उभर सकते हैं, नियमन और कानून के मुद्दे आपको उभर सकते हैं, जहां पर हम कैसे इसका समायोजन करेंगे, संस्थाओं और व्यक्ति के बीच कैसे संतुलन स्थापित कर पाएंगे, इसके साथ साथ हमारा इसका इकोसिस्टम कैसे डेवलप करेंगे जिससे हम नियमन लगा सके। यह सब मुद्दे आपको इसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ में चलते हैं, तो आपको यह समझने की आवश्यकता होगी। फिर उसके बाद स्वचालन और रोजगार से संबंधित मुद्दे होंगे। अगर बढ़ेगा या एआई का कॉन्सेप्ट बढ़ेगा तो लोगों को सृजित किया जाएगा एआई कौशल विकास के कॉन्सेप्ट। तो जो दिहाड़ी मजदूर रहते हैं, जो दैनिक रोजगार करते हैं या अकुशल होते हैं, वो कैसे काम करें, जो पढ़े लिखे नहीं, यह सब मुद्दे भी आपको देखने को मिलेगा। आर्थिक अस्थिरता की बात हो रही है जहां पर बात होती है, तो यहाँ पर सुरक्षा जोखिमों की भी आपको सामना करना पड़ेगा। जो हाल ही में रोबोट की घटना हुई, संचालित ड्रोन मामले आपको देखने को मिले हैं, तो आतंकवाद के हमले यहाँ उभर कर सामने आ सकते हैं। एआई सिस्टम का आक्रमण आपको देगा। अगर मान लीजिए एआई ही कोई एक मशीन है एआई जनरेट और दूसरा एआई जनरेट मशीन पर हमला कर देता है, तो कैसे इसका समाधान ढूंढा जाएगा या उसका नियमन कैसे किया जाएगा, कौन उस पर किस पर कार्य। मान लीजिए एआई बनकर किसी के व्यक्तित्व पर जो एआई दोनों मशीन है, एक मशीन ऐसा है, दूसरे मशीन किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत डाटा को लीक कर देता है, कहीं अन्य प्लेटफॉर्म पर, तो क्या किसे प्रतिबद्ध बनाया जाएगा सजा के लिए, यह भी एक मुद्दा है। तो यह भी एक आप चीजों को समझने की आवश्यकता है कि एआई जनरेट जो मशीन होगी वो उसका सजा का प्रावधान कैसे होगा, वो किसको उसके लिए प्रतिबद्ध बनाया जाएगा। अब मान लीजिए ये मालिक जो निर्माण किया इसका मालिक जो होगा, जो निर्माण करता होगा, उससे अलग व्यवहार करने लगे मालिक के जो आपको उसको जो कमांड दिया गया है, उस कमांड को न मानकर वो दूसरे कमांड का प्रयोग कर रहा है, तो क्या उस स्थिति में हमारी न्यायिक व्यवस्था उस मशीन के लिए कुछ कर सकती है, या हम ऐसा तैयार हैं इसके लिए कि केवल उसे माफ करना ही होगा, बाद में मशीन को आप क्या कर लीजिएगा, जाके उसका हड्डी और पसली तोड़िएगा। तो आपको समझना होगा, चिट्ठी का कॉन्सेप्ट आपने मूवी में देखा होगा। तो ये सब चीज समझिएगा कि एआई जनरेट जो बातें हो रही है ना, केवल ये इसलिए नहीं हो रही कि उसके समस्या का हमें उसे अधिक लाभ, उससे कहीं अधिक नुकसान भी है। तो हमें नैतिक मूल्यों के आधार पर इसका समाधान ढूंढना होगा, उसके लिए हमें तैयार करना है। इसके लिए ध्यान रखिएगा, जो चुनौतियां होगी उसके लिए क्या होगा समाधान, एक मजबूत कानूनी जो बातें की जा रही है उसके ढांचा, तकनीकी सुरक्षा की बात हो रही, नैतिक दिशा निर्देशों के माध्यम से किया जा सकता है। तो आपको 3 शब्द यूज करने, मजबूत कानूनी ढांचा याद रखना है, तकनीकी सुरक्षा उपाय कैसे किए जा सकते हैं, नैतिक दिशा निर्देश हम कैसे दे सकते हैं। ये आपको 3 कोड टैग लगा के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। अगर यहाँ से प्रश्न बनेगा तो ये 3 टैग को आप अच्छे से कवर करिएगा। चलिए अगले टॉपिक में हम कुछ देखते हैं जिसमें एआई के द्वारा सरकार के कुछ कदम उठाए गए। केवल हम एआई के बारे में नेगेटिव व्यू ही नहीं देखते, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं जहाँ पर सरकार प्रतिबद्ध है इसको और भी बेहतर करने के लिए। वर्ष 2020 में लॉन्च किया गया भारतीय राष्ट्रीय एआई पोर्टल, जो देश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित विकास के लिए वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म देता है। शिक्षा जगत, उद्योग, सरकार संबद्ध हितधारकों को एआई पहलों संसाधनों घटना अनुसंधान उसके नवाचार केंद्र प्रदर्शित करता है और इसके समाधान को ले एक लॉन्च किया गया पोर्टल के तहत रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ। जो ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट एआई उपयोग के लिए सार्थक सामाजिक प्रभाव समाधान सृजन के लिए युवाओं को कौशल और ज्ञान को सशक्त बनाएगा, ये लाया गया था। फिर प्रशिक्षण मॉड्यूल, परियोजना आधारित शिक्षा, मेंटरशिप, राष्ट्रीय स्तर पर परियोजनाओं को प्रतियोगिता कराया गया। यहाँ पर सरकार इस तरीके से काम करे ताकि आम लोग इसे उपयोग में ला सके, आम लोगों तक ये पहुंच सके। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी कराई जा रही जिसका संस्थापक सदस्य भारत भी है। ये चीजें याद रखिएगा, जो मानवाधिकार, समावेशन, विविधता, नवाचार, आर्थिक विकास से जुड़े हुए मामले को समाधान है, अंतर्राष्ट्रीय बहुहितकारकों के साथ जुड़कर काम करेगा। भारत एआई रणनीति आपको एआई फॉर ऑल का कॉन्सेप्ट लेकर चल रहा है, जहां पर समावेशी विकास की बात करता है, साथ ही साथ जिसके सामाजिक भलाई के लिए एआई फॉर सोशल गुड के बाद बात करता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ये सब कॉन्सेप्ट प्रश्न पूछे तो आपको ये सब शब्द होने चाहिए सरकार के दिशा निर्देशों में, सरकार के कार्यावधि में। नहीं तो क्या होगा, हवाबाजियां हो जाएंगी सारे आंसर राइटिंग में। तो आपको ये एआई फॉर ऑल क्या होता है, एआई फॉर सोशल गुड क्या है, ये फिर आपको जीपीएआई क्या है, ग्लोबल पार्टनरशिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कॉन्सेप्ट आपको लिखे होने चाहिए। नीति आयोग ने वर्ष 2018 में
एआई अनुप्रयोग के लिए 5 मुख्य क्षेत्रों के दायरे लिखे, जिसमें कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्मार्ट सिटीज, अवसंरचना और परिवहन शामिल किया गया। आपको नीति आयोग का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसे भी आपको लिखने होगा। नस्कॉम याद रखिएगा, उसने कॉन्सेप्ट दिया जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, फ्यूचर स्किल प्राइम। आपको यह क्या है, इसके संदर्भ में आपको यह ध्यान रखिए, एआई सहित अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों में आईआईटी पेशेवरों को री स्किल अप स्किल प्रदान करना, ताकि वो बिजनेस टू कंज्यूमर बी टू सी कॉन्सेप्ट है उसके तहत और भी हमें अवसंरचना निर्माण का इकोसिस्टम को डेवलप कर सके, इसके लिए फ्यूचर स्किल प्राइम लाया गया। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, नहीं तो हवाबाजियां करते रह जाइएगा, नंबर नहीं आएगा। मेरी बातों को सीरियस अभी भी ले लीजिए, कमेंट सेक्शन में कुछ चीज़ें ज़रूर आप लिखिए, ठीक है ना, नहीं तो उत्तर क्या होगा, उत्तर लेखन में ये सब कमी हो जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं। इसी में मूल्यांकन होगा, प्रमाणन दिया जाएगा, जो मान्यता बैच प्रदान किया जाता है ताकि शिक्षार्थी इसका लाभ ले सके, इसके साथ चीज़ों को कवर कर सके। आज का जो प्रश्न है इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, क्या है, बदलते परिवेश में एआई अनुप्रयोगों को रेखांकित करते हुए भारतीय सुरक्षा संबंधी इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। इस संदर्भ में नकारात्मक परिणामों को संबोधित करते हुए अधिकतम लाभ उठा सकने के लिए नीतिगत दृष्टिकोण के सुझाव दीजिए। अर्थात हम इस जो आपको सुरक्षा संबंधी जो चिंताएं हैं उसके चर्चा करना, इसके संदर्भ में नकारात्मक परिणाम क्या उसको संबोधित करना, अर्थात उसको रेखांकित करते हुए अधिकतम लाभ एआई का हम कैसे ले सकते हैं, उठा सकते हैं, उसको देखते हुए उसके नीतिगत दृष्टिकोण का सुझाव देने की बात कर रहा है। अर्थात इस क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन छिपे हुए हैं, तो आपका आपका जो विजुअल करने का कैपेसिटी उसको डेवलप करने का मेरा उद्देश्य है, ताकि एग्जाम में किसी प्रकार का प्रश्न पूछे, किसी भी लेवल का प्रश्न पूछे, किसी भी एग्जाम को कोऑर्डिनेट करके वो प्रश्न पूछे, आप उत्तर देने की स्थिति में हो, यही हमारा उद्देश्य है। तो उत्तर आप लोग कहाँ भेज सकते हैं, युक्ति आई इसका ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग, वहाँ पर एक जैसे ही बैच परचेज कीजिएगा हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस का, आपका एक चैट बॉक्स बनता है जहाँ पर आप सभी मैसेज भेज सकते हैं, टेक्स्ट और फाइल को, फोटो को भेज सकते हैं। उसी में आपको देखना है, नीचे आपका ये चैट बॉक्स होगा, नीचे यहाँ पे एक पिन बना रहता है जहाँ से आप अपने फाइल को सेलेक्ट कर लीजिएगा, पीडीएफ को, और इस ग्रुप में भेज दीजिएगा। और कोई भी क्यूरी हो, कोई भी समस्या हो, तो एक नंबर है 8709323791, इस पर कॉल कर लीजिएगा आप लोग, ताकि समस्याओं का समाधान निकाला जा सके। चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए एक टॉपिक है, ड्रोन के क्षेत्र में बड़ा खिलाड़ी बन सकता है भारत लगातार एआई कॉन्सेप्ट में अपना हाथ आजमा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में अपना हाथ आजमा रहा है, हम अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना हाथ आजमा रहे हैं। तो इस तरीके से जो ड्रोन नए नए कॉन्सेप्ट आए हैं जिसके तहत हम नवीन अवधारणा लेकर आ रहे हैं, वो स्वास्थ्य के संबंध में बेहतर प्रदर्शन की बात हो, सुरक्षा के संदर्भ में बात हो, या राष्ट्रीय हितों को पूर्ति करने की, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, पूर्ति अर्थात मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, डेवलपिंग कर रहे हैं, R&D कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट राष्ट्रीय हित से जुड़े हुए उसके लिए बात हो रही है। साथ ही साथ हम क्या करें, कौशल रोजगार सृजित करने की बात करें, तो यहाँ पर जो नवीन क्षेत्र ड्रोन का क्षेत्र, वो कहीं ना कहीं आपको उपयोगी बनाएगा। देख रहे हैं आजकल छोटे से छोटे इवेंट में भी ड्रोन का उपयोग किया जाता है, कृषि प्रोडक्ट का उपयोग किया जा रहा है ड्रोन के माध्यम से, आपातकालीन स्थिति में ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। तो हम काम को आसान करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को अपना रहे हैं। तो क्या भारत में ऐसा मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है जहां पर इस प्रकार के आपको ड्रोनों की डिमांड को पूरा कर सकता है? तो यह ध्यान रखिएगा, यहाँ पर उक्त घोषणा जो ड्रोन की बढ़ती महत्ता को रेखांकित करता है, भारत बांग्लादेश की सीमा पर एक ड्रोन दस्ते की तैनाती भारत करेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसी बातें की, और ये बेहतर होगा, हम सेना को क्यों रखेंगे वहां सामने, इजराइल कॉन्सेप्ट को हम अपनाएंगे, अपनी सीमा पर ड्रोन को रखे रहता है, आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें डेवलप कर रखा है, हमारी सेना की कोई व्यक्ति उसमें नहीं मरेंगे। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, हम ये कॉन्सेप्ट कर देते हैं जब हम इस प्रकार का डिमांड, अगर मान लीजिए भारत अपनी सीमा पर यहाँ से लेकर यहाँ हम जब बात कर रहे हैं ना, ये सीमा पर और इधर सीमा पर, फिर इधर भी सीमा पर हम ड्रोन कॉन्सेप्ट लाएंगे, इधर सीमा पर नेपाल के सीमा पर, आपको भूटान के सीमा पर, हम पूरी सीमा पर अपने ड्रोन कॉन्सेप्ट को लेकर आते, ड्रोन दस्ते को लेकर आते, तो एक बृहद बाजार खुलेगा,
वृहद बाजार खुलेगा तो बाजार में जैसे ही आएगा तो डिमांड बढ़ेगा इसके पार्टनर्स की। तो अन्य जो रिसर्च है, प्राइवेट पार्टनर है, सार्वजनिक पार्टनर है, जो सार्वजनिक कंपनियां होती है, तो रोजगार सृजित होगा। तो इन सारे मुद्दों के लिए खिलाड़ी बन सकता है, तभी यह कॉन्सेप्ट डेवलप होगा जब हम कौशल कौशल जो रोजगार है, जिस तरीके से डिमांड हो रही है उसके आधार पर लोगों को तैयार कर पाए। इसके लिए हम पैसे भी उपलब्ध कराएंगे और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। तो ये सब क्या होंगे, हम नए खिलाड़ी बन सकते हैं, इसके लिए बात हो रही है इसकी। क्योंकि डिमांड्स हो रही है कि हम ड्रोन, अब ड्रोन केवल भारत के लिए ड्रोन दस्ते, अगर भारत जैसे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत ने अपना स्थान बनाया है, इस तरीके का जब प्रोडक्ट निर्मित होने लगेगा भारत में बृहद पैमाने पर, तो अन्य राष्ट्र भी इसका डिमांड करेंगे, तो हम इसे विदेशी मुद्रा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट योजना जो चलाया जा रहा है उसके चीज़ों को समझिएगा। आतंकवादी हमले या आपात स्थिति में इसका उपयोग हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं, इसके आयाम आपको पता होगा। अब सबसे बड़ा मुद्दा है कि कम लागत वाले जो डिस्पोजल ड्रोन युद्ध की गतिशीलता का नया आकार दे सकते हैं। यह सबसे बड़ा मुद्दा आपको समझना होगा। इसके लिए किफ़ायती मूल्य पे दुश्मन की सुरक्षा करने भेजने के लिए कुछ ड्रोन खो जाने की चिंता किए बिना हमला करने की क्षमता मिलती है। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि हम इस प्रकार के जो कॉन्सेप्ट है जहाँ पर आर्थिक क्षति भी होगी, तो हमारा देश उस तरीके तैयार है, यह भी मुद्दा एक देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें उन्नत ड्रोन उनके प्रभुत्व की चुनौती दे रहे, जैसे मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस जो ड्रोन है, हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन जैसे उच्च स्तरीय सिस्टम लंबे समय तक हवा में रह सकते हैं। इसका उद्देश्य सफलतापूर्वक अंजाम दे। ड्रोन करीब 10,000 मीटर की ऊंचाई पर रहकर घूमकर आपको लंबे समय तक आपको क्या अपने लक्ष्य तक आपको हमला कर सकता है, उसका निगरानी कर सकता है, उसके संबंध में आपको सूचनाएं दे सकता है। जैसे MQ-9 रिपर जैसे ड्रोन तो बेहतरीन पेलोड के साथ आधी दुनिया की यात्रा कर सकते हैं। देखिए कितना बड़ा जो MQ-9 रिपर जो ड्रोन है वो पेलोड दुनिया की आधी यात्रा कर सकता है। ये सब चीज़ें याद रखेंगे। आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस अभी मैं बात कर रहा था, AI में प्रगति के साथ ड्रोन भविष्य भी उतने उन्नत हो जाएंगे। जितना हम AI को और डेवलप करेंगे, उसके संबंधों को बेहतर करेंगे, तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, विंग को मजबूत करेंगे, तो इसके जो लागत को कम कर सकेंगे, नए मॉड्यूल को बना सके, हल्के ड्रोन को बना सकेंगे, ताकि इसका हम उपयोग अधिक से अधिक कर सके। यहाँ पर चीज़ें आपको ध्यान रखना। 5 लाख के एक ड्रोन के निगरानी के लिए अगर 10,000 करोड़ की मिसाइल तैनात करने पड़े, तो उस ड्रोन ऑपरेटर के लिए यह किसी भी रणनीतिक जीत से कम नहीं होगी। तो यह भी ध्यान रखिएगा। तो यह हम मान लीजिए एक ड्रोन 5 लाख का बनता है और उसके लिए उसको किसी हमले में गिराना है, तो मात्र 5 लाख से काम चल जाएगा। और मिसाइल को गिराना है तो, और अभी हम क्या टेक्निक लगाते हैं, अभी 10,000 करोड़ का मिसाइल हम तैनात करते हैं। जैसे S4 है, आपका नाम सुने, S5 नाम सुने होंगे, इस तरीके का नाम सुने होंगे ना। तो क्या इस प्रकार का हम डेवलप कर लेंगे तकनीक, ड्रोन से हम हमला करने की टेक्निक डेवलप कर लेंगे, सक्षम कर लेंगे, तो आपको समझ कितनी बचत देश की होगी। ये सब चीज़ें समझने की आवश्यकता है। इसके साथ ड्रोन एयर डिफेंस के विरुद्ध नई तकनीक युक्तियाँ अपनाई जा सकती है, जिसमें RAF जेमिंग की बात होगी, GPS स्पीकिंग की बात होगी, उच्च शक्ति वाले लेजर एंटी ड्रोन नेट गन शामिल किए जा सकते हैं। घने विद्युत चुंबकीय समर क्षेत्र आपको यह इससे लाभ दिया जा सकता है। ये सब चीज़ें चिंता का विषय, आपको जो पहले हुआ करता था वर्तमान रूप से उसका समाधान हम लोग ढूंढ सकते हैं। ये सब मुद्दे आपको ध्यान रखिएगा। हम करीब 40-60 टैंक या 18-20 टॉप पारंपरिक बटालियों के विपरीत ड्रोन बटालियन हजारों या यहाँ तक कि 10,000 ड्रोन शामिल हो सकते हैं। ये ड्रोन लागत और मात्रा में तोप खाने के गोले के समान है, जो बंदूक और गोला बारूद दोनों कार्य करेंगे। ऐसे ड्रोन हमें मजबूत करेंगे, हमारे किस प्रकार के मजबूत करेंगे, हमारे सुरक्षा को लेकर, हमारे सशस्त्र बलों को। ये चीज़ें आपको याद रखने की आवश्यकता है। ये सब मुद्दों से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। भारत ड्रोन का उपयोग केवल यह नहीं है कि उसके हम स्वास्थ्य संबंधी उपयोग या इस प्रकार जनहित कार्य के लिए कर सकते, उसका उपयोग हम अपने आत्मरक्षा के लिए भी कर सकते हैं, अपने राष्ट्रीय हितों को पूर्ति करने के लिए भी कर सकते हैं, हम विदेशी मुद्रा कमाने के लिए भी कर सकते हैं। ये सब मुद्दे आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। क्लियर है? चलिए आगे बात करेंगे। ऐसे एडिटोरियल में जो आपको टॉपिक आज का है, तो ये देखिए संवेदना के आयाम बात की जा रही है, जहाँ पर हमारे इंसान होने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह सूचक है कि हम न केवल अपने नाते रिश्तेदारों बल्कि अपने आसपास के लोगों के समूचे इंसानी समाज के प्रति संवेदनशील होते हैं। एक संवेदनशील व्यक्ति एक संवेदनशील समाज का निर्माण करता है। अगर वो उस कसौटी पर खड़ा उतरता है तो समझिएगा इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट निकलते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट निकलते हैं। व्यक्ति जैसा होगा,
व्यक्ति जैसा होगा, जिस सोच का होगा, प्रवृत्ति का होगा, वैसे ही समाज उस प्रवृत्ति की होगी। समाज जिस प्रवृत्ति या सोच की होगी, ध्यान रखिएगा, वैसा ही राष्ट्र होगा। और राष्ट्र की प्रवृत्ति और सोच डिपेंड करती है दूसरे देशों के साथ रिलेशनशिप निर्माण करने में। और दूसरे साथ रिलेशन निर्माण करते तो वैसे ही पृथ्वी की संरचना बनेगी। जैसे हम दो कॉन्सेप्ट यहाँ समझ सकते हैं। जैसे विदेशी 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 चिंतन जो हमारा क्या कहता है, वेस्टर्न कल्चर क्या कहता है, खुले खुले में रहना, खुले में रहना, अपनी स्वतंत्रता की बात करना, ओढ़ेपन छिछलेपन की बात करता, आप देखते होंगे। यहाँ पर भारतीय संस्कृति क्या बोलती है, भारतीय संस्कृति बोलती है सभ्यता को लेकर चलो, अपने सभ्यता पर गर्व करो, साथ ही साथ अपनी जो मर्यादा उसको कायम करके रखो, अपने उत्तरदायित्व को निभाओ, उत्तरदायित्व को निभाओ। यहाँ पर चीजें समझते होंगे। हमारा हमारा दायित्व अभी भी है कि हम अपने बूढ़े माँ बाप को मरते दम तक उनका सेवा करें। पर वेस्टर्न कल्चर में उनके उसकी यह कोई गारंटी नहीं। उसका जो यंग जनरेशन है, 18 साल के बाद जब उसे यह अधिकार मिल जाता है स्वतंत्र होने का, तो उसके अपने माँ बाप के बुढ़ापे के लाठी वो बन सके, यह कॉन्सेप्ट ही नहीं। तो ये चीज समझना होगा, राष्ट्र निर्माण में आपको संवेदना इंपॉर्टेंट है, संवेदना के विभिन्न आयाम इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको यह चीजें समझना होगा कि हम अगर ऐसे प्रदेश का निर्माण करेंगे जहां पर असंवेदनशील व्यक्ति होगा, असंवेदनशील समाज होगा, वो राष्ट्र हमेशा खोखला और अक्रूरत होगा। जहां पर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 को बनाया गया ताकि हम समझ सके पशु के साथ भी हम एक सम्मान जीवन बना सके। ये सब चीजें समझने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ आपको यह समझना होगा, आर्टिकल जो 21 है और 20 का संदर्भ है। हाल ही में आर्टिकल 21 के संदर्भ को बनाकर आपको क्या किया गया, कुछ पशुओं को एक एसेट बनाया गया, कुछ राज्यों ने कुछ जानवरों को एक व्यक्तित्व का, डॉल्फिन को दिया गया ना व्यक्तित्व का पहचान। तो ये सब चीजें समझने की आवश्यकता है कि हम संवेदना के आधार पर ही वसुधैव कुटुंबकम का जो कॉन्सेप्ट है लेकर चल सकते हैं। हम इसलिए भारत के तौर पर, एक भारत के तौर पर हम इसलिए मजबूत स्थिति को रखते हैं कि भारत के डीएनए में संवेदना है। डीएनए में हमारा क्या है, हमारा करुणा है। डीएनए में हमारा क्या है, हमारा जो प्रवृत्ति है दूसरों का भलाई करना। इसके संदर्भ में हम समाज का निर्माण करते हैं, उसी के संदर्भ में हम चीज़ों को आगे पीछे देखते हैं। तो यहाँ पर समझने की आवश्यकता होगी कि जब हम दो धाराओं की बात करते हैं, हम ईस्ट और वेस्ट की बात करते हैं ना, तो दो धाराओं में ईस्ट जो प्रवृत्ति बात करती है, पूर्वावृत्ति की बात करती है, तो यहाँ पर समझिएगा वेस्टर्न उसके दुरावृत्ति की बात करते, दुरावर्ती की बात करता है। अर्थात हम क्या बोल रहे हैं, हम प्लस बात कर रहे हैं तो वो नेगेटिव बात कर रहा है। इसके हजारों एग्जाम्पल, ऐसा नहीं कि एक दो एग्जाम्पल, ऐसा नहीं कि पूरा वेस्टर्न कल्चर नेगेटिव थॉट पर चलता है, ऐसा मैं भी नहीं कह रहा हूँ। पर यहाँ समझिएगा, समतुल्य धारणा की बात करें तो व्यक्ति निर्माण में जिस तरीके से हमारा कल्चर, हमारा अभी सभी पंथों के साथ हमारा कल्चर जिस तरह का डेवलप है, वेस्टर्न कल्चर में वैसा नहीं है। क्योंकि हमारी रीढ़ जो है हमारे सभ्यता और हमारी संस्कृति से जुड़ा होता है। ये संवेदनाओं के संदर्भ में ही बात होती है। तो आपसे ऐसे में आप पूछा जा सकता है, एक संवेदनशील व्यक्ति एक संवेदनशील राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। तो आपको इसके कुछ कॉन्सेप्ट आपको वहाँ देने लिखे जा सकते हैं। तो की पॉइंट जरूर आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। इसके एमसीक्यू आपको, इसके नोट्स आपको आज उपलब्ध करा दीजिए, कल का भी पीडीएफ और आज का भी पीडीएफ, जो A4 साइज का जो पीडीएफ है उसका फॉर्मेट बन चुका है। तो आपको आज से वो अवेलेबल होने लगेगा। तो चलिए फिर कल हम मिलते हैं नए न्यूज एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए, इसके लिए आपको तहे दिल से स्वागत है और धन्यवाद भी देता हूँ मैं। और चलिए फिर हम लोग कल मिलेंगे नए न्यूज एनालिसिस के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।